ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। जिस तरह से नजरें लगातार नतीजों पे आज रही है पूरे दिन, और आज का दिन काफी ज्यादा खास रहा है क्योंकि आप जिस तरह से देखें बीजेपी यहां पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और बीजेपी ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया और अन्य पार्टियों ने भी प्रदर्शन अच्छा किया, चाहे वो तमिलनाडु का जिक्र कर ले, पौंडीचेरी में बीजेपी का जिक्र कर ले, पश्चिम बंगाल का जिक्र कर ले, खास मेहमान जुड़े हुए। चले चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनिल बंसल जी आपके पास आऊंगे, और बंगाल जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और ये कहा जा रहा था कि नतीजे क्या कुछ होंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी, दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रही थी। और क्या कुछ यहां पे ऐसी कमी रह गई ममता बनर्जी से, क्योंकि इतना ज्यादा टीएमसी का होल्ड बंगाल में, उसके बाद भी नाकामयाबी हाथ लगी। देखिए, साफ तौर पर झलकता है कि भ्रष्टाचार तो खैर था ही, वो और जगह भी है। मुख्य मुद्दा वहां बंगाल में कानून व्यवस्था बना जी। पिछले चुनावों के बाद हिंसा और एक तरह से तृणमूल कांग्रेस के लोगों की गुंडागर्दी, जो एक दौर में हम उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार के बारे में सुना करते थे, 89 का जो दौर था और बाद में 93-95 का दौर था। हालांकि 2003 में वो तीसरी बार बने तो वैसी स्थिति नहीं थी। तो तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के राज में वही स्थिति पैदा हो गई जो महाराष्ट्र में एक दौर में शिवसेना के लोगों ने कर दी थी बंबई में। वो लोगों से वसूली करना, अवैध धंधे कराना, उनकी मर्जी से काम होंगे। तो ये जो इस तरह का माहौल बना, तो कहीं ना कहीं एक तो आम जनता में उसकी नाराजगी थी। फिर 15 वर्ष की जो है ममता की सरकार है और लोगों में एक अरुचि पैदा होती है, भाजपा उसको उभार रही थी, उसमें ध्रुवीकरण भी एक मुद्दा है जी। और लोगों को निष्पक्ष चुनाव का अवसर मिले, केंद्र सरकार ने एस्टेब्लिश किया, सुरक्षा बल भेजे, चुनाव आयोग ने वहाँ फेयर तरीके से मतदान की व्यवस्था की। तो बहुत सारे पहलू कुल मिलाकर, ऐसा नहीं था पहले भी, लेफ्ट और कांग्रेस कमजोर हो गए थे, लेकिन ममता बनर्जी को 50% से अधिक वोट तब भी नहीं था, जिसे हम कह सकते हैं कि वो मेजोरिटी वोट से चुनकर आई थी। जो फर्क था वो बीजेपी ने उसको आइडेंटिफाई किया, 5 साल तक रणनीति बनाई, अपने तरीके से उससे लड़ा, उसका विरोध किया। और इस बार जो मैंने पहले भी कहा, इस बार उन्होंने ममता पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया। इस बार उनकी सरकार के नाकारापन, उनके पार्टी के लोगों की गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और कानूनी मशीनरी को फ्लॉप करना जैसे इन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस किया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी समझ नहीं पाई कि माहौल इस तरह इतना खराब उनके खिलाफ है। लगता भी नहीं था, लगता था कांटे की लड़ाई होगी, 2, 4, 5 सीटें इधर या उधर होंगी, पर मतदाताओं ने बम्पर बहुमत के साथ भाजपा को दिया है और अब वो शिकायत भी नहीं कर सकते कि हमारे पास काम करने का अवसर नहीं था। मुझे लगता है ये परिपक्वता है हमारे लोकतंत्र की। अब अधिकांश राज्यों में जो भी जीत रहा है वो पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहा है, उसको जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर वो परफॉर्मेंस देना चाहता है तो कोई रोक नहीं है। अब ये उसके अपने ऊपर है कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है या उसको निराश करता है। वही बंगाल में भाजपा के सामने असली चुनौती होगी। बिल्कुल, अब बीजेपी के सामने कुछ चुनौतियां भले ही होंगी, लेकिन यहां पर जिस तरह से बीजेपी ने अपनी छाप छोड़ी है पश्चिम बंगाल में और जितना दमखम लगाया था उसका रिजल्ट शायद बीजेपी को मिल गया है। और महेश्वरी जी, यहां पर अगर हम बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में भी ये अनुमान नहीं लगाया जा रहा था, क्योंकि 49 वर्षों का जो इतिहास था वो अब यहां पर बदलता हुआ दिखा है थलापति ने। और जिस तरह से पहले भी इन सुपरस्टार्स को इतना ज्यादा प्यार दिया गया, वहीं तमिलनाडु में एक जननेता को सुपरस्टार बनाया। देखिए, ये जो बंगाल का मतलब तमिलनाडु में जो एक संदेश गया है जी। अब से 607 साल पहले एक मुस्लिम स्कॉलर ने किताब लिखी है, मुकदमा जी। उन्होंने लिखा है कि 4 जनरेशन चलती हैं, बस 4 के बाद 5वीं जनरेशन बहुत कम चलती है। कोई सी एम्पायर बनी हो, कुछ बनी हो, अन्नादुरै चले, करुणानिधि आए, फिर उनके MG रामचंद्रन आए, फिर जयललिता आई, फिर अब करुणानिधि के बेटे आ गए। तो ये कहीं ना कहीं तो ख़त्म होना ही था। परफॉर्मेंस आपकी कम होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। पब्लिक को, आप जनता को मूर्ख नहीं समझिए। बिल्कुल, ये राजनेताओं में एक बड़ी खराबी होती है कि पावर में बैठने के बाद वो समझते हैं कि पब्लिक मूर्ख है, हम जो कहेंगे हमारा नैरेटिव चलेगा, हमारे कहने से चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। सुनती सबकी है, पब्लिक समझदार बहुत है
और पब्लिक को आपको ना समझना, ये आपकी सबसे बड़ी नासमझी आपकी है कि आप पब्लिक को ना समझ समझें। अब वो जो ये सरकार, अब बताइए अन्ना डीएमके जिसको मान रहे थे कि डीएमके जीत रही है, अन्ना डीएमके का क्या, विजय को तो कोई मान ही नहीं रहा था। बिल्कुल। अब वो अन्ना डीएमके नंबर 2 पोजीशन पे है, जबकि उनके आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी को तोड़ के डीएमके ने अपने साथ मिला लिया था। उनकी पार्टी में डिवीजन भी था, डिसेंशन भी था, और उसके बाद में डीएमके का क्या निकला, स्टालिन साहब अपने बेटे को, अरे हम लोकतंत्र में हैं या राजतंत्र में हैं कि महाराजा के बाद महाराजा का ही बेटा बैठेगा? ये बात कांग्रेस भी नहीं समझ रही। आखिर कितनी जनरेशन रूल करेंगे? आप चुनाव करिए, पार्टी का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, उसमें चुनाव करिए तो आपका काम होगा। आप चुनाव करेंगे नहीं, हम तो इसी परिवार के लिए है, हम तो महाराजाओं के लिए हैं, तो भाई आप महाराजा बने रहिए। लेकिन अब ये जमाने में लोग पढ़ रहे हैं जी, एजुकेशन का स्प्रेड हुआ है, इंफॉर्मेशन का स्प्रेड हुआ है। ग्लोबलाइजेशन से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिले नहीं मिले, लेकिन हमें सोशल बेनिफिट बहुत मिले। आज टेलीविज़न घर घर में है, लोग उसे देख के पढ़ाते हैं। इवन मुस्लिम्स में छोटे टाउन में लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उनके, क्योंकि उनके पेरेंट्स से समझ रहे हैं कि अगर लड़की पढ़ जाएगी तो आगे परिवार को पढ़ाएगी जी। जो मोहम्मद साहब का बेसिक कंसेप्ट था, इल्म की बात करो चाहे चीन जाओ इल्म सीखने के लिए, वो अब यहाँ हो रहा है। तो हमें पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, टेक इट ग्रांटेड नहीं समझना चाहिए। वही ममता ने समझा, वो स्टालिन ने समझा, वही बीजेपी के लोग जब पिटते हैं तो उन्हें भी यही लगता है कि हम ऐसा समझेंगे। ये बात दूसरी है कि कई जगह ऐसा हो जाता है कि अब ये पर्ची सिस्टम बीजेपी का हो गया शुरू, हम पर्ची में जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बना देंगे, चाहे पार्टी बर्बाद हो जाए। और ये अब से सिस्टम शुरू नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड में नित्यानंद स्वामी को बनाया था, क्योंकि उन्हें सूट करता था वो। भाई नित्यानंद स्वामी के क्या लेना देना, हरियाणा का आदमी ठीक है, वो देहरादून से एमएलए रहे, एमएलसी रहे, लेकिन उसके अलावा उनका पहाड़ से तो कोई मतलब नहीं था जी। आपने वो करे, अब भी आप कर रहे हैं। तो जो आपका फिर करप्शन बढ़ता जाएगा, फिर हर जगह अब ये रेत के जो काम है, खनन का काम है, ये इतना बड़ा माफिया गैंग हो गए हैं इसके अंदर जनरेट, सबकी मिली भगत से चल रहा है। लेकिन ये समझो कि पब्लिक नहीं जानती, पब्लिक जानती सब है, लेकिन वो बेचारी लाचार है। जब उसको मौका मिलता है तो वो आपका एक चोट मार देती है, आप इलेक्शन हार जाते हैं। उसमें भी आप समझने को तैयार नहीं कि जनता से आपका कनेक्शन टूट गया है। आप तो ये कहने को हैं कि साहब पुलिस फोर्स लगा दी, अरे पुलिस फोर्स लगाई तो पुलिस फोर्स तो इस वजह से कि लोग भयमुक्त हो जाए, या इसलिए लगाई कि आपकी गुंडागर्दी रोकने के लिए फलाना करा। भाई इलेक्टोरल रोल बन रहे थे, आपका वर्कर जाता साथ में जब इलेक्टोरल रोल रिवीजन हो रहे थे कि भाई ये आप नाम गलत काट रहे हैं या सही नाम आप काट रहे हैं। तो ये सब मसले देखते हुए लोकतंत्र का मुझे तो फ्यूचर, मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ, लेकिन अब मैं जब लोकतंत्र के भविष्य की बात देखता हूँ तो मुझे निराशा ही नज़र आती है, और मुझे कोई रास्ता ऐसा नहीं दिखाई देता जिससे ऐसा लगता हो कि आगे आने वाले दिन सुनहरे दिन होंगे। बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से देखिए ये बात आपने सही की कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और जो नतीजे हैं आज पब्लिक ने तय किए हैं। अनिल बंसल जी, अगर यहाँ पर हम क्षेत्रीय पार्टियों का जिक्र करें तो धीरे धीरे देखिए कि क्षेत्रीय पार्टियों का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है राज्यों में, और जैसे कि बीजेपी अब आ रही है या फिर अन्य पार्टियां अपना जो वर्चस्व है वो जमाती जा रही, तो क्षेत्रीय पार्टियों का जो वर्चस्व है वो कम होता जा रहा है। क्या कुछ कमी है, क्या लूप होल्स है, क्या कुछ अब इसमें हम कह सकते हैं? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों से लोगों को अपेक्षाएं थी, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां भाजपा या कांग्रेस वो राष्ट्रीय स्तर पर सोचती थी, क्षेत्रीय स्तर पर नहीं सोचती थी। तो इसी कारण राज्यों में आए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा, बिहार में जनता दल यू, समता पार्टी, ये सबको देखा। लेकिन लालू यादव ने जो एक गरीब परिवार से आए, उन पर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मुलायम सिंह यादव उन पर कानून व्यवस्था की खराबी के आरोप लगे, मायावती पर भ्रष्टाचार के भयानक आरोप लगे, उनको रामविलास पासवान तो दलित के बजाय दौलत की बेटी बोलते थे। तो आज ये देखिए, दलितों के इतनी बड़ी नेता होकर भी वो एक आंदोलन नहीं करती, सड़क पर नहीं निकली, इतने साल हो गए। 2012 में वो सत्ता से उत्तर प्रदेश की हटी थी। तो ये जो स्थिति है, अब मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही, राजनीति लोगों की भावनाएं भड़का कर नेता सोचते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों में एक तो परिवारवाद, कभी मायावती ने कहा मेरे बाद कोई दलित ही होगा, वो नहीं होगा, फिर भतीजा हो गया।
तो ये सब बातें लोग इसको ज़्यादा हजम नहीं कर रहे, पसंद नहीं कर रहे। तो क्षेत्रीय पार्टियों की अब वो ना तो हैसियत बचेगी धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे अपना, लोगों को मैच्योरिटी आ रही है, समझ आ रही है, वो उनको साफ ही कर रहे हैं लोग। और ये कई राज्यों में हम देख चुके हैं। मतलब बसपा जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती, आज स्थिति ये है कि जहां प्रधानमंत्री बनने के लिए वो 2009 के चुनाव में नारा लगा था, हाथी दिल्ली जाएगा और शंख बजाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, आज स्थिति यह है कि मायावती किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। उनकी पार्टी का ना लोकसभा में एक मेंबर है, ना राज्यसभा में है, ना विधान परिषद में है, ना विधानसभा में है। विधानसभा में एक है, वो भी अपने दम पे जीता हुआ है, उसको हम टेक्निकली बसपा का कह सकते हैं, लेकिन वो भाजपा का ही है। तो कुल मिलाकर स्थिति जब ये आ गई क्षेत्रीय दलों की, इन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए, लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं की। जो गरीब थे वो गरीबों की पीड़ा दूर करने के बजाय खुद अमीरी के रास्ते पर चल निकले, और सबने देखा, चाहे तमिलनाडु में हो, जयललिता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, करुणानिधि के परिवार पर लगे, बिहार में लालू यादव पर लगे, यहाँ मुलायम सिंह यादव पर लगे, सब जगह यही इस तरह का वातावरण बना है। तो मुझे लगता है लोगों ने तय कर लिया है धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों से वो मुक्ति पाएंगे। छोटे राज्यों की बात अलग है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में वहाँ चलती हैं छोटी पार्टियाँ, वो 30 सदस्यों की विधानसभा या कुछ है। अदरवाइज आप देखिए आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में हाल हुआ है, कहाँ इतनी बम्पर सफलता थी और कहाँ वो 3 बार की सत्ता के बाद बाहर गई। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा चलेगा नहीं ये भी, क्योंकि केजरीवाल को जो सफलता मिली और उनको जल्दी ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता मिल गई थी, इसलिए थोड़ा उनको गुमान हो गया था। लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है, और केरल की जीत के बाद कांग्रेस को ये कहने का मौका मिलेगा कि भाजपा का मुकाबला हम ही कर सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्यों के स्तर पर भी। और बंगाल में जैसा महेश्वरी जी का मानना है कि अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस रीएमर्ज करने की कोशिश कर सकती है, ममता से जो वैक्यूम बनेगा उसको वो वापस लेने की कोशिश कर सकती है। और फिर ऐसा अगर हो, जैसे अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, हमारे यहाँ ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है, पर अगर 2 पार्टियां होने से बदलाव आसान होता है मतदाता के लिए, इस बार एक अगली बार दूसरा, अगर वो ठीक काम नहीं करता, तो मुझे लगता है ये जो नतीजे हैं खास तौर से तमिलनाडु में साफ हो गई वो, हालांकि वहाँ दूसरी भी रीजनल पार्टी आई है, पर बंगाल में ममता बनर्जी का जाना ये संकेत है कि क्षेत्रीय पार्टियों को अगर आई थी तो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना था, उनके जो वायदे करते हैं उनको करना था, और अपने आचरण को भी ठीक रखना था। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, जिसका सबक उनको धीरे धीरे मिल रहा है। बिल्कुल, सबक तो साफ तौर से मिल रहा है, और कहीं ना कहीं अब मुख्य विपक्षी के रूप में कैसे ममता बनर्जी उतरती हैं ये भी देखने वाली बात होगी, और ये दिलचस्प भी होगा। बहरहाल महेश्वरी जी, अगर हम लेफ्ट पार्टी का जिक्र करें तो वो भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है, सिवाय एक जगह की। एक जगह कौन सी? अब बची नहीं कोई। नहीं, कौन सी जगह बची है? माफ कीजिएगा, हाँ जी, जब अंतिम था, हाँ अंतिम था, बिल्कुल ये अंतिम था, इसके बाद अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चलिए, खत्म है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है इस मुल्क के अंदर कि लेफ्ट मूवमेंट इस तरह खत्म हो गया, क्योंकि लेफ्ट मूवमेंट ये अपर इलीट क्लास के हाथ में था। जो वो ज्योति बसु से लेकर नीचे तक बड़े बड़े घरों के लोग थे, उन्होंने भी भ्रष्टाचार उतना ही करा, भाई भतीजावाद उतना करा, कास्टिज्म उतना करा, पब्लिक को बहकाया और कुछ नहीं करा, और जन आंदोलनों से दूर होते चले गए। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी जब वो बनने लगे जो जन आंदोलन से नहीं आए थे, जन आंदोलन से आए थे बीटी रणदिवे, जन आंदोलन से आए थे सुंदरिया, लेकिन प्रकाश करत तो किसी जन आंदोलन से नहीं आए, येचुरी तो किसी जन आंदोलन से नहीं आए, वो तो सरकारी खर्चों पर रहे, सरकारी मेहमान की तरह रहे। तो जब आपने पार्टी का, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, पार्टी आती जाती है। जब मुगलों की सल्तनत जो इतनी मशहूर थी कि यहाँ सिक्के तोले जाते थे, गिने नहीं जाते थे, जब वो नहीं रही तो यही हो रहेंगे। ये तो नेचर का, ये मतलब प्रकृति का कायदा है कि जो आया वो खत्म भी होगा, उन्हें खत्म होना ही था। आज यहाँ नहीं, सारी दुनिया में खत्म हो गए। रशिया से लेकर चाइना तक के अंदर जितना कैपिटलिज्म का मॉडल चाइना है, इतना तो और कोई है नहीं। तो आज दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी है कहाँ? कहीं भी नहीं। तो यहाँ भी लेफ्ट पार्टी कहाँ है? उसके अंदर भी इतने सारे डिफरेंसेस, इतने सारे दल के अंदर दल बनते चले गए। पूरा नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो सिर्फ पैसा उगाने की मशीन बन गया था। क्यों चलता था छत्तीसगढ़ में, झारखंड में? इसलिए कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनसे मंथली पैसे लेते थे जी, और उनसे उनके परिवार चलते थे। लोग कहते थे यहाँ बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमे आते हैं उनके लिए, सब हम गरीब आदमियों के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं और गरीब आदमियों के लिए? उन्होंने क्या काम करा? बदनामी।
सिवाय पैसा ही खाने के। और उन्होंने इसलिए रख लिए रईसों ने कि अब सरकारी लोग नहीं आएंगे उनको परेशान करने के लिए, वो नक्सलाइट उनके पीछे छोड़ देंगे। जैसे गुंडे पाल लेते ऐसे इनको पाल रखा था। अब वो हमारे मोदी साहब ने अपने जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कह के कि भाई इन सबको बंद कराओ, इन सबको ख़त्म करो, अब नक्सलाइट मुक्त हो गए हैं। अब कोई दूसरा शुरू होगा, क्योंकि उन्हें तो एक्सप्लॉयटेशन के सिस्टम में ये सब चीज़ें लानी है। लेकिन लोकतंत्र के लिए जो हमें कैसे चलेगा, क्या होगा, अब एआई का ज़माना है, जॉब और चले जाएंगे। जो 6 आदमी काम करते थे वो 1 आदमी काम करेगा, कैसे चलेगा। 12,000 रुपये 14,000 रुपये महीने का तो जॉब है ब्लिंकिट वाले बांटने वाले को, जो रात को 12 बजे तक बांटता है। पब्लिक स्कूलों में 12,000 रुपये महीना फीस है, तो कहाँ से गरीब आदमी पढ़ाएगा। म्यूनसिपल बोर्ड के स्कूल बंद हो गए। मैं म्यूनसिपल बोर्ड का स्कूल ढूंढ रहा हूँ नोएडा में अपने ड्राइवर के बच्चे के लिए, स्कूल ही नहीं है कोई। ना मतलब जीडीए ने खोले, ना डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खोले, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। तो ये जो हालात इतनी विषमताएं हैं, इसमें गुंडागर्दी बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। तो मुझे तो हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल। और बंसल जी, यहाँ पर अगर असम का जिक्र कर ले तो असम में भी जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बीजेपी ने अच्छी बढ़त की ओर यहाँ पर दिखाई दिया, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी असम में, लेकिन इतना भी खराब नहीं करेगी। और पिछले बार की तुलना में इस बार का अगर जिक्र करें तो कैसा कुछ रहा? देखिए, असम में बीजेपी की सरकार पहले से थी, बिल्कुल सहयोगी दलों के साथ। अब इस बार उनका और परफॉर्मेंस बेहतर रहा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के जो कई कद्दावर नेताओं को चुनाव से पहले तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल किया, और वहां गोगोई अकेले पड़ गए। ना केंद्र सरकार ने, उनके पार्टी के आला कमान जो कांग्रेस का है उसने उतना फोकस दिया, ध्यान दिया। मान लो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहाँ 10-20 सभाएं करते, कुछ जोर लगाते, उस तरह का मुझे लगता है उन्होंने शुरू में ही भांप लिया था और आंक लिया था कि यहाँ हम आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए यहाँ अपनी ऊर्जा, समय और ये पैसा क्यों बर्बाद करें। तो जब आपने सरेंडर कर दिया, एक तरह से मान लिया कि इन्हीं को बनना है, तो हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे। हिमंता, मतलब भाजपा की हैट्रिक लगी। हिमंता अब दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं वो तो पार्टी तय करेगी। भाजपा वहाँ तीसरी बार जीती है, और असम में भाजपा का जीतना एक मतलब नॉर्थ ईस्ट में एक नई बात है। हालांकि अटल जी के टाइम में भी आसाम में 4-5 लोकसभा सीटें, 6 लोकसभा सीटें भी आ गई थी। तो पार्टी का वहाँ काम पहले से रहा है, संघ का काम भी रहा है। तो कांग्रेस ने वहाँ और बाकी जो यूडीएफ वगैरह हैं उनका माहौल चला नहीं, और कोई गठबंधन भी कांग्रेस ठीक से नहीं कर पाई। चुनाव पूर्व लड़ाई झगड़े चलते रहे। कुल मिला के जो एक अच्छी फाइट में कांग्रेस आ सकती थी अगर वो अपने मुद्दों पर और अपने तौर तरीके से संगठित होकर चुनाव लड़ती, तो मुझे लगता है कि उनका फोकस ये वहीं रहा। केरल वो मान रहे थे कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे, उसी तक उन्होंने अपने को सीमित कर लिया। बिल्कुल, आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच